नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, लास्ट क्लास में अपन कंपनी से रिलेटेड प्रश्न डिस्कस कर रहे थे। लगभग 25 प्रश्न अपन ने डिस्कशन कर लिए। उससे आगे के प्रश्नों को मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 की मैं बात करूं। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। एबीसी लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपए वाले 1000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए, जिसके लिए 920 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अभिधान का नाम बताइए। ये किस प्रकार का अभिधान है? ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, इक्वल सब्सक्रिप्शन है, या इस प्रकार के अभिधान को परिभाषित नहीं कर सकते? ये प्रश्न आपके सामने है। अल्प अभिधान है, अधि अभिधान है, सामान्य अभिधान है, या न्यून अभिधान है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1000 आपने जारी किए, 920 आपको रिसीव हुए हैं। इसका मतलब जो आपने जारी किए हैं उससे कम आपको प्राप्त हुए हैं। 1000 इधर 920 यानी कम है। यहां एक दिक्कत हो सकती थी, अगर प्रश्न में आपको न्यून अभिधान का ऑप्शन होता, न्यूनतम अभिधान का ऑप्शन दिया होता, तब हम देखते 1000 का 90% यानी कितना होता है? 900। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये कैटेगरी न्यून अभिधान में तो आती आती है, लेकिन साथ साथ में न्यूनतम अभिधान की भी आती है। लेकिन ऐसा प्रश्न हमारे सामने नहीं है। सिंपल प्रश्न अपन से पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? न्यून अभिधान की स्थिति में आएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 27। अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज दिया जा सकता है। अग्रिम का मतलब होता है कॉल्स इन एडवांस। वो वह कंडीशन है जिसमें कि आपको पैसा एडवांस में मिल सकता है, मिल जाता है। ऐसी कंडीशन में कंपनी अग्रिम मांग पर अग्रिम ब्याज का भुगतान है वो कितने प्रतिशत अधिकतम कर सकती है? प्रश्न मैक्सिमम का है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी सारणी एफ के अनुसार। मैंने आपको यह भी बताया था कंपनी सदैव घाटे में रहती है। घाटे में रहने का मतलब होता है कि जो ब्याज कंपनी रिसीव करती है किस पर, जो अपन बोल सकते हैं बकाया राशि पर, वो 10% की दर से है, जबकि ब्याज कंपनी चुका कितना परसेंट रही है? कंपनी ब्याज का भुगतान वो 12% की दर से करेगी। इसका मतलब कंपनी किस में रहती है? घाटे में रहती है। सही उत्तर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, कहीं ना कहीं एक प्रश्न पेपर में अपने छपने वाला है, चाहे उस प्रश्न का संबंध बकाया मांग के साथ हो या मैं बोल सकता हूं कि अग्रिम मांग के साथ हो, एकाध प्रश्न अपन को पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। यह आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 27। प्रश्न संख्या 28 की बात करूं मैं। निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? प्रदत्त पूंजी का मतलब होता है पेड अप कैपिटल। हमें पेड अप कैपिटल ज्ञात करनी है। पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए किस मद को हम लेस करते हैं, किस मद को अपन घटाते हैं? प्रश्न अपन से यह पूछा गया है, पेड अप कैपिटल के लिए कौन सी मद को घटाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अग्रिम याचना को, ऑप्शन बी बकाया मांग को, ऑप्शन सी अंशहरण को, ऑप्शन डी अंशों पर बटे को। अग्रिम मांग के संदर्भ में प्रदत्त पूंजी निकालने के लिए आप क्या चीज लेस करते हो? तो देखिएगा, एक तो होती है मांगी गई राशि, जिसे बोलते हैं कोल्ड अप। कोल्ड अप कैपिटल, इसमें से अपन लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर, लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर। कोल्ड अप में से जब आप कॉल्स इन एरियर लेस करते हो तो फाइनली अपने पास निकल के आता है पेड अप। पेड अप को अपन क्या बोलते हैं? प्रदत्त पूंजी बोलते हैं। तो प्रदत्त पूंजी निकालने के लिए प्रश्न अपन से यही पूछा गया है, किस चीज को घटाते हैं? क्या अग्रिम मांग को घटाते हैं? बिल्कुल नहीं घटाते हैं। बकाया मांग को घटाते हैं। अंशहरण को, अंशहरण तो साथियों जोड़ते हैं। अंशहरण तो अगर आप पेड अप कैपिटल में जोड़ देते हो तो हमारे पास वो राशि आ जाती है
जो चिट्ठे के योग में शामिल होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अंशों पर बट्टे का यहां कोई खेल है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी बचता है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की मैं बात करता हूं। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण पत्र जारी किया जाता है? अंश जारी करने से पहले, अंशों को जारी करने से पहले कौन सा विवरण पत्र है वो जारी किया जाता है? प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने है, क्रय विवरण। नंबर बी सीमा पार्षद नियम। ऑप्शन सी अंतर नियम। ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्न में से कौन सा विवरण पत्र है जो अंशों के निर्गमन से पूर्व जारी किया जाता है? अंशों के निर्गमन से पूर्व कौन सा विवरण पत्र है जो जारी किया जाता है? क्या वो क्रय विवरण है, क्या वो पार्षद सीमा नियम है, या अंतर नियम है, या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, क्रय विवरण जारी किया जाता है जिसे प्रोस्पेक्टर कहते हैं। अब साथियों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रय विवरण है क्या? क्रय विवरण कंपनी द्वारा जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र है, यहां से एक क्वेश्चन अपना उसका भी निकलने वाला है, कौन से, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड। क्रय विवरण क्या है? प्रस्ताव है या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है? तो ध्यान दीजिएगा, क्रय विवरण कंपनी जारी करती है ताकि जनता प्रस्ताव करे, ताकि जनता क्या करे, प्रस्ताव करे, यानी जनता के प्रस्ताव का ये क्या है, आमंत्रण है। जनता के प्रस्ताव का ये क्या है, निमंत्रण है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए सही हो जाता है। टोटल जो प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड है, तो बिल्कुल वही प्रश्न है जिस टाइप के प्रश्न अपन से पेपर में पूछे जाते हैं। प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रार्थित पूंजी ऐसी पूंजी जो प्रार्थित की गई है यानी प्राप्त हुई है, और एक कौन सी अपने पास, याचित पूंजी। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी। प्रार्थित का मतलब साथियों यहां सब्सक्राइब्ड है, ये थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मान लीजिए कंपनी ने जनता में 5000 अंश जारी किए, एक अंश की वैल्यू है वो 10 रुपए है, यानी टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 50,000 की। अब 50,000 की कैपिटल यानी 5,000 के अंश आपने जनता में जारी किए हैं। जनता ने ये मान के चलिएगा कि आपके पास या तो करेगी वो न्यून अभिदान, जनता ने यानी 47 अंशों के लिए आवेदन कर दिया, या जनता ने आवेदन कर दिया 5500 अंशों के लिए, या जनता ने आवेदन कर दिया 5000 अंशों के लिए। बताइएगा, ये तीन ही तो कैटेगरी बन सकती है। जब जारी किए गए अंशों से कम आवेदन आए तो ये कहलाता है अल्प अभिदान यानी न्यून अभिदान, ये अपन पढ़ चुके हैं। बराबर आ जाए तो सामान्य अभिदान, अधिक आ जाए तो इसे बोलते हैं अधिअभिदान। इसे क्या बोलेंगे, अधिअभिदान। समझने वाली बात यह है कि अधिअभिदान और इक्वल जो सब्सक्रिप्शन है, इन दोनों कंडीशन में कंपनी की सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है ना वो 5000 ही होगी। यानी आपके पास आवेदन चाहिए 5000 आए चाहे 5,500 आए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी प्रार्थित पूंजी है वो 5000 ही होगी। लेकिन आपके पास 4700 एप्लीकेशन आए, आपने जारी कितने किए हैं, 5000। ऐसी कंडीशन में कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जितने एप्लीकेशंस अपन को रिसीव हुए हैं उन एप्लीकेशंस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यानी इसके बराबर 4700 अंशों के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अब 4700 अंश आपने पब्लिक के क्या करवा लिए, मान लीजिए सब्सक्राइब करवा लिए। 4700 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 4700। इसके आपने दो टुकड़े बना लिए, एक टुकड़ा वो रख लिया, एक पार्ट वो रख लिया जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, यानी इसे आपने जनता से मांगा नहीं है। मान लीजिएगा
मैं यहां 10 रुपए के हिसाब से था, तो 10 रुपए की जगह 20 रुपए की वैल्यू या 10 रुपए मान के चलिएगा, 1 रुपए के हिसाब से वैल्यू रख लेता हूं मैं। 47,000 इंटू, अब मान लीजिए 47 तो अंश है, माइनस में 4700 करता हूं, माइनस मैंने 4700 कर दिए, यानी ये कितने आ गए 42,300। यानी आपने पब्लिक से 42,300 तो मांग लिए, और प्रति अंश का मतलब हो गया 4700 अंशों पर 1 रुपया आपने नहीं मांगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी में किसका अंतर होता है। प्रार्थित पूंजी का वो भाग जो जनता से आपने मांग लिया है साथियों, वो याचित पूंजी कहलाती है। जो भाग आपने 4700 इंटू 10 47,000 में से 4700 रुपए पब्लिक से नहीं मांगे, इसे बोलते हैं अयाचित पूंजी। अयाचित और याचित दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो अपने पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। ध्यान रखना, अयाचित पूंजी प्रार्थित पूंजी का वो भाग होता है जो सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, यानी इसे कंपनी के समापन तक साथियों क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अयाचित याचना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, जब कंपनी प्रीमियम पर निर्गमित करती है, जब कंपनी अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कंपनी इस प्रीमियम को कहां प्राप्त कर सकती है, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, जब कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करती है तो इस राशि को कंपनी कहां प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1, क्या इस प्रीमियम को कंपनी प्राप्त कर सकती है आवेदन के साथ, क्या इस प्रीमियम को कंपनी प्राप्त कर सकती है आवंटन के साथ, क्या इस प्रीमियम को कंपनी प्राप्त कर सकती है याचनाओं के साथ। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी, निर्गमन के किसी भी समय प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल, ये तीनों अलग अलग समय ही तो है। आप जब जारी करते हो तो या तो एप्लीकेशन होता है या अलॉटमेंट होता है या कॉल्स होती है, तीनों को मिलाकर के निर्गमन का समय ही तो कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी समय आप प्रीमियम को ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन, किसी प्रकार की कोई पाबंदी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट में नहीं दी गई है। क्लियर है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि कंपनी अधिनियम में इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन है वो नहीं दी गई है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 32, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते के से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सिक्योरिटीज जो प्रीमियम अकाउंट है, उस खाते का उपयोग कहां नहीं किया जा सकता, प्रश्न ये पूछा गया है। सदस्यों को लाभांश बांटने में, पहला ऑप्शन है सदस्यों को लाभांश बांटने में, सदस्यों को लाभांश बांटने में, सदस्यों को बोनस अंश जारी करने में बिल्कुल किया जा सकता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, प्रारंभिक व्यय वही वे होते हैं जो कंपनी की शुरुआत के समय आपके लगे थे, तो इनके अपलेखन में बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, ऋणपत्रों के शोधन के लिए प्रीमियम के भुगतान के लिए, ऋणपत्रों के शोधन के लिए प्रीमियम के भुगतान के लिए, तो प्रीमियम की व्यवस्था बिल्कुल प्रीमियम से हो सकती है, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन भी हो सकता है, सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश भी जारी हो सकते हैं, लेकिन सदस्यों को लाभांश का वितरण नहीं हो सकता।
लेकिन सदस्यों को लाभांश का वितरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने विकल्प निदेशक मंडल के पास अति अभिदान की स्थिति में होते हैं? यानी जब अति अभिदान हो जाए, जब आवेदन ज्यादा आ जाए, ऐसी स्थिति में कंपनी के पास कौन से विकल्प मौजूद होते हैं? कंपनी के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं, ध्यान रखना। अति अभिदान की स्थिति में कंपनी के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प यह है कि सभी को यथानुपात आवंटन करें। सेकंड विकल्प है सिर्फ सम अभिदान करें। थर्ड विकल्प है कुछ को मना करें। वह कुछ को यथानुपात आवंटन करें। तो कंपनी कोई भी ऑप्शन का चुनाव कर सकती है। जब कंपनी के पास ज्यादा आवेदन आए तो कंपनी इन तीनों में से जो कंपनी को ठीक लगता है उस ऑप्शन का चुनाव कर सकती है। या तो ओवर वाले को सबको मना कर सकती है, या कुछ एक को हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। ये वाले कॉन्सेप्ट इसमें लागू होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही बैठता है। प्रश्न संख्या 34, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी निम्न स्थानों या व्यक्तियों से अपने अंशों का पुनः क्रय कर सकती है। कंपनी अपने अंशों का पुनर्क्रय कहां से कर सकती है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, निम्न में से कंपनी कहां से अपने अंशों का पुनर्क्रय कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 खुले बाजार से, ऑप्शन नंबर बी न्यून खेप अंशधारकों से, ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारियों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। कंपनी निम्न में से किन से अंशों का क्रय कर सकती है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कंपनी अपने अंशों का पुनर्क्रय, जो पुनर्क्रय का विकल्प कंपनी के पास उपलब्ध होता है, वो खुले बाजार का मतलब ये होता है कि ओपन मार्केट में आप सेकेंडरी जो शेयर मार्केट है, जिसको अपन बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज, वहां से जाकर के अपने अंशों को क्रय कर सकती है। बिल्कुल, ये ऑप्शन कंपनी के पास खुला है। न्यून खेप अंशधारकों का मतलब होता है एक न्यूनतम अंशों की वैल्यू के साथ, यानी ऐसे अंश जो 100 या उससे कम के गुणांक का संदर्भ होता है, उससे भी अंशों को क्रय कर सकती है। कंपनी के कर्मचारियों से, कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे भी क्रय कर सकती है। यानी ये तीनों विकल्प कंपनी के पास मौजूद रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूं प्रश्न संख्या 35 की। देखिएगा क्या दे रखा है प्रश्न संख्या 35, तालिका एफ के अनुसार दो याचनाओं के में कम से कम अंतराल होना चाहिए। दो याचनाओं में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्न संख्या 35। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 35 के अनुसार जो ऑप्शन है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, या 1 साल का। तो कंपनी जब भी दो मतलब याचनाएं करती हैं तो उनके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करूं मैं प्रश्न संख्या 36 की, तो तालिका एफ के अनुसार किसी मांग की राशि अंश के अंकित मूल्य की अधिकतम कितनी हो सकती है। देखिएगा, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अधिकतम कितनी होती है, इस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। तालिका एफ की बात की गई है। तालिका एफ के अनुसार किसी भी मांग की राशि अंकित मूल्य के कितने परसेंट होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो लिमिट डिसाइड की गई है, मैक्सिमम की जो लिमिट डिसाइड की गई है, क्या वो 5% है? बिल्कुल नहीं है। 15% है, 25% है, या 30% है? तो साथियों, जो मांग की राशि यहां डिसाइड की गई है अधिकतम, उसकी परसेंटेज है 25। यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बैठेगा। क्लियर है? तो ये 36 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कंपनी खाते की प्रकृति होती है। कंपनी खाते की प्रकृति क्या है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी सभी। कंपनी के खाते का नेचर आपसे पूछा गया है कि कंपनी के खाते की प्रकृति क्या होती। तो कंपनी का जो खाता है वो एक्चुअल में किस नेचर का होता है साथियों? कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति है, इसलिए इस चीज को अपन किस में रखेंगे? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखें। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत इसको अपन रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला एक अच्छा प्रश्न अपन डिस्कस कर रहे हैं। ए के पास राम लिमिटेड के 200 अंश थे, जिनका अंकित मूल्य जिनका अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति अंश था। ठीक है। ए ने कंपनी को आवेदन तथा आवंटन के 6 रुपए प्रति अंश चुका दिए। कितने रुपए चुका दिए? कंपनी को 6 रुपए प्रति अंश चुका दिए, तथा कंपनी ने
उसके अंशों का हरण कर लिया। अंशों का हरण करके उन्हें 8 रुपए पूर्ण प्रदत्त, उन्हें 8 रुपए पूर्ण प्रदत्त अंश के रूप में पुनः निर्गमित कर दिया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है पूंजीगत संचय में हस्तांतरित राशि बताइए। बताइए, प्रश्न आपसे सीधा है, बिना ऑप्शन के मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। इस प्रश्न में कितनी राशि हम पूंजीगत संचय में ट्रांसफर करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है कि जब कंपनी 200 अंश इस व्यक्ति को कंपनी ने दे रखे थे, 200 अंशों पर इसकी कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से कितनी बन रही थी, 2000। कंपनी को इस बंदे ने चुका कितने दिए, कंपनी को इस बंदे ने 6 रुपए के हिसाब से चुका दिए, 200 इंटू 6 1200 चुका दिए। इसका मतलब इसको इसने कंपनी को चुकाए कितने, नहीं 800 रुपए नहीं चुकाए। कितने नहीं चुकाए, 800 रुपए। तो शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस कितने का आ गया, 1200 का। कंपनी इनको वापिस रीइश्यू कर रही है 200 इंटू 8 1600 के हिसाब से, जबकि इनकी शेयर कैपिटल बताओ कितने की बन रही है, 200 गुणा 10 यानी 2000 की। 2000 माइनस 1600 यानी 400 रुपए की कमी पड़ रही है। आपके पास शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, 1200, क्योंकि जितना पैसा आपने हरण पर जितना आपको मिला था वही शेयर फॉरफीचर में जाएगा। कितना बैलेंस है, 1200। 1200 माइनस आपने कर दिया 400, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाली राशि कितनी आ जाएगी, 800 रुपए की। बोलिएगा, बात समझ में आ गई क्या? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाली राशि कितनी बच जाएगी, 800 रुपए। मिले कितने पहले से, 1200। आपने वापिस रीइश्यू कितने पर किया, 8 रुपए के हिसाब से 1600। 1600 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी थी, 2000 माइनस 1600 यानी 400। 400 की वैल्यू को आपको चाहिए, जबकि वैल्यू आपके पास 1200 माइनस 400 यानी 800 रुपए आप शेयर फॉर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। बात समझ में आ गई? तो ये कैपिटल रिजर्व से संबंधित कॉन्सेप्ट था। ये कुछ एक प्रश्न आज अपन ने डिस्कस किए, बाकी प्रश्न भी अपन इसके